मेरे विचार में यह सब पूर्ण रूप से सांप्रदायिक दंगों तक सीमित है और मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन से पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि इसको किसी अन्य पर लागू करने का इरादा नहीं है, किंतु अगर इस सदन के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसमें कोई कमी या बचाव का रास्ता न रह जाए जिनकी वजह से कार्यपालिका इस धारा के प्रावधानों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों से करे, तो मैं इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूरी तरह उनके साथ हूँ। उपस्थिति शब्द के संबंध में मुझे यह जरूर कहना है कि मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता कि इस शब्द को निकाल दिया जाए। उपस्थिति शब्द जरूर रहना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। एक साधु बंबई आता है, वह किसी समुदाय में स्वीकार है, किसी दूसरे समुदाय में स्वीकार नहीं है। एक फकीर बंबई आता है, समाज का एक वर्ग उसका आदर करता है, दूसरा वर्ग उसे अस्वीकार करता है। इसी मुद्दे पर सांप्रदायिक दंगा शुरू होता है। क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि दंगों को कुचलने के लिए बंबई नगर में इस आदमी को उपस्थित ही ना रहने दिया जाए? निसंदेह यह एक अतिरंजित उदाहरण हो सकता है, किंतु एक अतिरंजित उदाहरण ही हमारे द्वारा दिए गए किसी अधिकार की वैधता और प्रभाव को जांचने का एकमात्र तरीका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, उपस्थित शब्द जरूरी है और इसे विधेयक में बना रहना चाहिए। दूसरे संशोधन के संबंध में मेरे विचार सुस्पष्ट हैं, क्योंकि हमारा इरादा यह है कि विधेयक सांप्रदायिक दंगों के अलावा अन्य किन्हीं दंगों पर लागू ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सदन इसे स्वीकार करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बंबई नगर। महोदय, मैं यह जानकर बहुत खुश हुआ कि जो संशोधन मैंने पेश किया था उसे कई माननीय सदस्यों का समर्थन मिला है, जिन्होंने विधेयक के पहले वाचन पर वक्तव्य दिया था। मैं नहीं समझता कि विपक्ष के माननीय नेता ने मेरे संशोधन का विरोध किया है। यद्यपि उन्हें विधेयक के संबंध में बहुत कुछ कहना था, मेरे माननीय मित्र राव बहादुर चितले ने संशोधन का समर्थन किया है और मेरे मित्र जमुना दास मेहता का विरोध। यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति हो तो मौलिक नहीं है बल्कि रणनीतिगत है। इस दृष्टि से मेरे लिए यह जरूरी नहीं है कि उन टिप्पणियों पर वास्तव में लंबे उत्तर दिए जाएं, लेकिन दो बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। निसंदेह यह एक आपातकालीन उपाय है और आपातकालीन उपाय के रूप में इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। माननीय अली मोहम्मद खान दहलवी, मैं माननीय सदस्य की बात में संशोधन करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह कहने का क्या अधिकार है कि यह एक आपातकालीन उपाय है जिसे माननीय प्रस्तावक स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं केवल अपने संशोधन के संबंध में जवाब दे रहा हूं। मेरा संशोधन एक आपातकालीन संशोधन है और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है, इसमें व्यक्ति पर प्रतिबंध शामिल है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे भद्र पुरुष जिन्होंने मेरे संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया है
इस तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर और इस पर जोर देते हुए कि इसमें प्रतिबंध शामिल है, मैं आदर के साथ उनका ध्यान डिफेंस ऑफ द रेल्म एक्ट जो इंग्लैंड में और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो भारत में युद्ध के दौरान पारित हुए थे की ओर दिलाना चाहता हूं। ये दोनों आपातकालीन उपाय थे और अगर उन भद्र पुरुषों में से कोई अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ते तो वे जान जाते कि यह संशोधन बहुत नरम संशोधन है और इसे भी याद रखना चाहिए कि यह आपातकालीन विधान डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 4 साल तक बने रहे। डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट 1914 में पारित हुआ और 1919 तक नहीं हटाया गया तथा पुलिस अफसरों को दिए गए अधिकार इस संशोधन के प्रस्तावित अधिकारों से काफी ज्यादा थे। मैं उस समय एक छात्र के रूप में इंग्लैंड में था, इसलिए आपातकाल को ध्यान रखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि जो अधिकार पुलिस आयुक्त को दिए गए हैं वे अनुचित रूप से व्यापक नहीं कहे जा सकते हैं। दूसरे मामलों के संबंध जैसे कि यह एक अस्थायी उपाय है, मैं सदन का ध्यान भारत सरकार अधिनियम की धारा 102 में शामिल प्रावधानों की ओर आकर्षित करता हूं, जो इस अवसर के लिए बहुत ही उपयुक्त और प्रासंगिक है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 102 में ठीक वही है जो यह संशोधन प्रस्तावित करता है। उसमें भी गवर्नर जनरल को अपने स्वयं विवेक से आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है और इस घोषणा के दौरान गवर्नर जनरल शांति और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कोई भी कानून जरूरी अध्यादेश द्वारा पारित करने के लिए अधिकृत है। माननीय मोहम्मद खान दहलवी, जिसे देश स्वीकार नहीं करता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। खैर, यह भारत सरकार अधिनियम में शामिल है। इसी प्रकार उसी धारा में एक प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा 6 महीने तक ही लागू रहेगी। मैं संगत प्रावधानों को पढ़ूंगा। इस अध्याय की पूर्व धाराओं की किसी भी बात के रहने के बावजूद यदि गवर्नर जनरल ने स्वयं विवेक से घोषणा द्वारा यह प्रख्यापित किया है कि इस अधिनियम में आपातकाल घोषणा के रूप में उल्लिखित गंभीर आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जिससे भारत की सुरक्षा को युद्ध अथवा आंतरिक गड़बड़ के कारण चुनौती मिली है, तो संघीय विधान पालिका को यह अधिकार होगा कि वह राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए प्रांतीय विधायी सूची प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में गिनाए गए किन्हीं मामलों से संबंधित कानून बना सकें। उपखंड 4 के अनुसार संघीय विधायिका द्वारा बनाया गया कानून जिसे वह अन्यथा नहीं बनाती, लेकिन आपातकाल की घोषणा के मुद्दे की वजह से जिसे बनाने के लिए यह सक्षम बनी है, इस घोषणा के प्रभावी न रहने के बाद 6 महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यह उन प्रसंगों के संबंध में प्रभावी नहीं रहेगा जो उक्त अवधि के भीतर हो गए हों या होने के लिए छोड़ दिए गए हों। इसलिए सदन से मेरा निवेदन है कि डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तथा धारा 102 के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए हम वास्तव में कुछ भी असमान नहीं कर रहे हैं। एक टिप्पणी जो मेरे माननीय मित्र श्री
जमुना दास मेहता ने की वह यह है कि यद्यपि मेरी इच्छा इन आपातकालीन अधिकारों को सांप्रदायिक झगड़ों और सांप्रदायिक दंगों तक सीमित करना थी, तथापि इस संशोधन में प्रयुक्त भाषा ऐसी नहीं है जो अंत में इस संशोधन के कार्यान्वयन को सांप्रदायिक दंगों तक सीमित रख सकेगी। उनका तर्क यह था कि सांप्रदाय शब्द का अनिवार्य मतलब धार्मिक सांप्रदाय ही नहीं होता और इसका प्रयोग व्यावसायिक सांप्रदाय, औद्योगिक सांप्रदाय और श्रमिक सांप्रदाय के रूप में होता है, और दूसरे सरकार अपने अधिकारों का उपयोग इस विधान को श्रमिक विवादों के संबंध में भी करेगी। अब इस मुद्दे पर मेरा पहला निवेदन यह है कि घोषणा का यह हिस्सा निश्चित रूप से व्याख्या का विषय नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यह सरकार के स्वयं विवेक के आधार पर तय होने वाला मामला है। इसे किसी अदालत में नहीं ले जाया रहा और आपातकालीन घोषणा अदालत में कोई मसला नहीं बन सकती कि यह उचित रूप में लागू हुई है या नहीं। अदालत का काम तो केवल यह देखना है कि क्या घोषणा जारी हो गई है या नहीं, यह घोषणा उचित रूप से जारी हो गई है या नहीं, यह सरकार का मामला है, और अगर सरकार ने घोषणा का उपयोग ऐसे ढंग से किया है जैसा कि मेरा अथवा विपक्ष के किसी सदस्य का इरादा नहीं था, तो यह सरकार इस सदन के समक्ष उत्तरदायी रहेगी। जिस दूसरी बात का मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैं स्वीकार करता हूं कि कम्युनिटी शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखा, क्योंकि मैं श्री जमुना दास जी से ज्यादा चिंतित हूँ कि यह उपाय श्रमिक झगड़ों में लागू नहीं होना चाहिए। जमुना दास एम मेहता बस इतने ही चिंतित, ज्यादा नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर आप मुझे कहने की अनुमति देंगे तो मैं ज्यादा चिंतित हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप बेहतर भाषा का सुझाव दे सकते हैं तो मैं आपके द्वारा प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं इस शब्द को समझने में सक्षम हूँ और जहाँ तक किसी मानक शब्दकोश की सहायता ली जा सकती है, मुझे इस बात को लेकर लेश मात्र भी शंका नहीं है कि शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से और बुनियादी तौर पर कम्युनिटी शब्द धार्मिक सांप्रदाय समाज के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसका अभिप्राय उन व्यक्तियों से होना प्रतीत होता है जो किसी धार्मिक सांप्रदाय समाज के सदस्य। धार्मिक सांप्रदाय कम्युनियन एक धार्मिक शब्द है। कोई व्यक्ति उस समय धार्मिक समाज का अंग नहीं रहता जब किसी धर्माधिकारी द्वारा समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसका सांप्रदाय में रहना समाप्त हो जाता है। यह इस शब्द की उत्पत्ति का मूल है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह ऐसा शब्द नहीं है जिसका श्रम हड़ताल या किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग किया जाए। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे विद्वान और माननीय मित्र सोचते हैं कि यही पर्याप्त नहीं है और दूसरा शब्द जरूरी है, तो मैं उस स्थिति में उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन में जैसा कि यह प्रस्तुत किया गया है एक बहुत ही सारगर्भित अंश नहीं है जिसको मैं शामिल करना चाहता था, क्योंकि सम्मेलन के समय जो प्रारूप मुझे दिया गया था मैं उस पर काम कर रहा था। अगर आप मुझे मेरे संशोधन में अनुपूरक जोड़ने की अनुमति दें तो यह पूर्ण हो जाएगा। संशोधन इस प्रकार है। खंड 2 उपखंड 1 का फर्स्ट में निम्नांकित को उपखंड का जो कि यह उपस्थिति आदि से प्रारंभ होता है के स्थान पर जोड़ दें, अर्थात का कि बंबई नगर की सीमा में कोई व्यक्ति आदतन गैर कानूनी कामों में लगा हुआ है जो नगर वासियों के लिए एक खतरा है और जो इतना दुस्साहसी और खतरनाक है कि शहर में उसकी मुक्त उपस्थिति संकट पैदा करने वाली है और जो बल प्रयोग या हिंसा अथवा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12, 16 अथवा 17 के तहत से दंडनीय अपराध में आदतन संलग्न है और जिसके विरुद्ध आयुक्त के विचार में गवाह खुलकर गवाही देने के लिए आगे नहीं आते हैं, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, इससे पहले कि मैं अपने संशोधन के समर्थन में अपनी बात कहूँ, मेरे लिए शायद यह जरूरी है कि मैं 2 प्रारंभिक टिप्पणियां करूं। पहली टिप्पणी जो मैं करना चाहता हूं वह यह है, इस अधिनियम की धारा 27 में संशोधन के लिए मेरे मित्र माननीय गृह मंत्री जो विधेयक लाए हैं उसका समर्थन मैं क्यों करता हूं। इसका कारण यह है, कल की बहस के दौरान बहुत कुछ कहा जा चुका है कि यह संशोधन पुलिस आयुक्त को मूल धारा 27 द्वारा प्रदत्त अधिकारों से ज्यादा अधिकार देता है। समग्र विधेयक के अनुप्रयोग को देखते हुए मुझे इस बारे में थोड़ी भी शंका नहीं है कि संशोधित धारा 27 मौजूदा धारा 27 से बहुत ही नरम होगी। इसलिए मैं आदेशों के निलंबन के लिए और इस अधिनियम को पारित करने में गृह मंत्री महोदय की मदद करने के लिए सहमत हुआ। मैं जो दूसरी टिप्पणी करना चाहता हूँ वह यह है, पार्टियों के सम्मेलन में जहाँ हम लोगों के बीच इस संशोधन पर बहस हुई, मैंने यह जरूरी कहा था कि मैं इस उपाय का समर्थन करूंगा। जिन प्रस्तावों पर बहस के समय उन पर सहमति हो गई थी। मेरे मित्र गृह मंत्री महोदय कहेंगे कि सम्मेलन में यह रुख अपनाने के बाद अब मेरा इसमें संशोधन प्रस्तुत करना कुछ अटपटा सा लगता है। महोदय, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, जब मैं गृह मंत्री महोदय का समर्थन करने को सहमत हुआ तब तक संशोधन इस विधेयक के सिद्धांतों तक ही सीमित था। विधेयक में समाविष्ट सिद्धांत, यदि मैं इस विधेयक को ठीक ठीक समझता हूँ तो वह ऐसा है, बंबई नगर में कुछ अपराधी सक्रिय हैं जिनके आतंक से पीड़ित खुद अदालत में गवाही देने आगे नहीं आते, इसलिए नियमित मुकदमा नहीं चल पाता। यही जैसा कि मैंने कहा है विधेयक का सिद्धांत है, मैं भी उसकी मुख्य बात की सत्ता पर कायम हूँ। मैं अपने सिद्धांत से भटक नहीं रहा, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की कोटि निश्चित कर ही जाए जिसके खिलाफ पुलिस आयुक्त बिना किसी नियमित मुकदमे के कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनके विरुद्ध सूचना देने वाला
देने वाले अदालत के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरी राय में संशोधन तफसील का संशोधन है, ना कोई सिद्धांतगत संशोधन। अब महोदय, संशोधन पर आते हुए सबसे पहले जिस बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है, इसका पाठ इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति की बंबई नगर में उपस्थिति, गतिविधियां या चेष्टाएं जिनसे खतरा या संकट उत्पन्न होता है अथवा जिनसे ऐसा होने का अंदेशा है या जिसका ऐसा करने का प्रयत्न है या पर्याप्त संदेह उत्पन्न करते हैं कि यह व्यक्ति गैर कानूनी प्रवृत्तियों को फिर से दे रहा है। इस पर ध्यान दें कि इसकी भाषा अत्यधिक नरम है। दूसरे, मुझे ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति जो एकमात्र गैर कानूनी काम करता है जिसके फलस्वरूप खतरा या संकट या पर्याप्त संदेह उत्पन्न होता है, तो पुलिस आयुक्त को जो अधिकार हम दे रहे हैं उसके तहत वह उसे पकड़कर तड़ी पार कर सकता है। मुझे विश्वास है कि ना तो गृह मंत्री महोदय का यह इरादा था और ना ही मेरी ऐसी मंशा थी। अगर मैं माननीय गृह मंत्री का दृष्टिकोण ठीक ठीक समझा हूं तो उन्होंने अपने विधेयक संचालन भाषण में कहा था कि प्रस्तावित संशोधन के तहत अधिकार मांगने का उनका मुख्य उद्देश्य उनके ही शब्दों में पक्के मवालियों को पकड़ना है। अगर मैं पक्का मवाली शब्दों का अर्थ समझता हूँ तो मेरा मानना यह है कि पक्का मवाली वह व्यक्ति है जो आदतन ऐसी वारदातें करता है जो खतरनाक और दुस्साहसी होता है और जो आदतन गैर कानूनी कामों में लिप्त होता है। अगर माननीय गृह मंत्री का यह इरादा है तो उन्हें उन इरादों को जिन्हें उन्होंने सदन में स्वीकार किया है स्पष्ट शब्दों में कानून में समावेश करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस दृष्टिकोण से मैंने उनकी भाषा को संशोधित करने की कोशिश की है, इस बात पर जोर देते हुए कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से आदतन ये सब कुछ कर रहा है कि बंबई नगर की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति आदतन गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है जो नगर वासियों के लिए इतना खतरनाक है और दुस्साहसी है कि नगर में उसकी मुक्त उपस्थिति ज्यादा संकट पैदा करने वाली है और जो आदतन इनमें लिप्त संशोधन का शेष हिस्सा माननीय सदस्य पाटस्कर के संशोधन के समान ही है। मैं मान लेता हूं कि माननीय गृह मंत्री को उस संशोधन के आधिकारिक शासकीय संशोधन बन जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जो करने की कोशिश की है वह कुछ भी नया नहीं है। मैंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 से शब्द लिए हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 पुलिस को उस व्यक्ति पर जो आदतन डकैत हो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा चलाने का अधिकार देती है। मैंने धारा 110 की उपधारा का और उपधारा चा के शब्द लिए हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अंतर्गत यद्यपि कोई आदमी आदतन डकैत है अथवा कोई आदमी आदतन दुस्साहसी और खतरनाक चरित्र वाला है तो भी बिना मुकदमे के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं
क्योंकि वह बंबई नगर में है। इस पर मेरी सफाई यह है कि हम उन मामलों के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें लोग अदालत में गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि मैंने पुलिस आयुक्त को न्यायोत्तर और कानूनतर अधिकार देने पर अपनी सहमति दी है। ऐसे अधिकार देने में यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों की कोटि को निश्चित और परिभाषित किया जाए जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मेरा निवेदन यह है कि सदन के लिए इस कोटि को परिभाषित करना उचित होगा, यह कहकर कि व्यक्ति आदतन गैर कानूनी काम कर रहा है, ना कि संयोगवश। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन के सुपुर्द करता हूं। जय भीम साथियों। दुनिया में दो बातों के लिए संघर्ष चल रहा है, इसे जानो, समझो, विचारो। एक पक्ष है जो चाहता है दुनिया में अंधकार कायम रहे, जो यह चाहता है कि दुनिया में अंधकार कायम रहे, वे आपको मीठी मीठी बातों में, कहानी किस्से भरी किताबों में उलझाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब भी किसी को जहर देना होता है तो मीठी ही चीज में, चीनी की गोलियों में ही दिया जाता है। पता ही नहीं चलता उस मिठास के लोभ में कि इसमें जहर भी है। दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है, जिसमें कुछ कड़वी बातें भी शामिल हैं। जब किसी के शरीर पर पैदा हुए फोड़े को ठीक करना होता है तो उस पर कैंची ब्लेड चलाना पड़ता है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए विचार करो कि क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। आपके महापुरुष मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में जिंदा हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ें, सुनें और अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढें। हजारों हजार सालों से आपको दरिद्रता में जीवन बिताने वाली पुस्तकों को आपको पढ़ना है, सुनना है, या हजारों सालों की दास्ता से मुक्त कराने वाली अपने महापुरुषों के विचारों से भरी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। एक विचार आपको अंधकार में ढकेलता है, दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है। जहां अंधकार है वहां शत्रुता है, गरीबी है, शोषण है, दरिद्रता है। जहां प्रकाश है वहां मित्रता है, अमीरी है, करुणा है और समृद्धि है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार ठीक है या प्रकाश। अब प्रश्न उठता है कि आप अंधकार या प्रकाश में ले जाने वाली पुस्तकों का चयन कैसे करोगे। इसके कई कीवर्ड्स हैं। आज मैं एक कीवर्ड का ही उपयोग करूंगा। एक ही कीवर्ड के पैमाने पर उन पुस्तकों पर अंतर व्यक्त करूंगा। जो पुस्तकें समता, समानता, भाईचारा सिखाती हो, प्रेम सिखाती हो, प्यार सिखाती हो, तो वह पुस्तक आपके लिए प्रकाश में ले जाने वाली है। और जो पुस्तक आपको असमता, असमानता, कटुता, बैरभाव सिखाती है तो वह आपको
अंधकार में ले जाने वाली होगी। सार यह है कि अपने महापुरुषों की ही पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। भीम दहाड़ चैनल की ओर से जारी।